Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cell of class first year part 1. So today the topic of our discussion is cytoplasm. We will discuss cytoplasm in detail in this lecture video inshallah. So let's move on to our main slide. बेटा दिस इज़ द मेन स्लाइड ऑफ आर टूडेज लेक्चर वीडियो। आज हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ना है। आप ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर होंगे इस टर्म से क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में साइटोप्लाज्म को पढ़ा हुआ है। आज भी हमें साइटोप्लाज्म पढ़ना है तो आपको काफ़ी सारा आइडिया जो है वो होगा क्योंकि आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बेटा आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दूंगी कि साइटोप्लाज्म जो है वो हमने पढ़ना कैसे है, किन किन जो है वो पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस करना है और इसके साथ साथ फिर हम ये जो स्लाइड्स हैं वो रीड आउट करेंगे। मैं बेटा थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे दूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो। बेटा साइटो मीन होता है सेल, साइटो मीन सेल और प्लाज्म कहते हैं बेटा फ्लूइड को। इसको हम सेल का फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये आपको लफ्ज अगर समझ आ गई तो आपको सारे का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा। साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल का फ्लूइड। साइटोप्लाज्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेल का कंपोनेंट माना जाता है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है बेटा। और अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो आपको पता है कि ये सेल है फॉर एन एग्जांपल, और आपको पता है सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस से लेके जो सेल मेम्ब्रेन तक का जो एरिया है, सेंटर सारा एरिया, वो जो लिक्विड सोल्यूशन जो है वो सरफेस होती है जिसमें लिक्विड जेली लाइक मटीरियल होता है, उसको हम जो है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया जो है वो समझ आ गया होगा। मैं जब रीड आउट करूँगी तो आपको मजीद क्लियर होगा। बेटा हम सबसे पहले अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं आज की स्लाइड का, और वो है कि द यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म विच कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। बेटा अब हमने प्रोटोप्लाज्म समझना है। सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल समझेंगे। आपने पहले भी आपको डिफरेंस पता होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल बेटा वो सेल होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में अगर न्यूक्लियस मौजूद होता है तो वो कहते हैं कि अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उनके दरमियान या उनके सेंटर में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, उस न्यूक्लियस से लेकर जो साइटोप्लाज्म, उस सारे के सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ इन दोनों की जो है वो आप कह सकते हैं इन दोनों के कलेक्शन के बाद जो है वो कलेक्टिवली कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब ये बात इसके अलावा एक और क्लियर करने वाली ये है कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। आप ये साइड ब्लॉक देखिए, प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा ये सेल का जो है वो फ्लूइड होता है, इसको सेल फ्लूइड भी बोलते हैं, या सेल के अंदर मौजूद जो लिक्विड होता है जेली लाइक मटेरियल, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बात समझने वाली ये है कि जी ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। अब ऊपर हमने कह दिया कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा जो न्यूक्लियस है ना, जो सेल के सेंटर में मौजूद होता है, उसके अंदर भी बेटा फ्लूइड मौजूद होता है, और जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूक्लियो है, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस और प्लाज्म मीन फ्लूइड। इसी तरह जैसे मैंने साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन फ्लूइड, तो मतलब ये सेल का फ्लूइड है और ये न्यूक्लियस का फ्लूइड है। ये दोनों फ्लूइड मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो साइटोप्लाज्म है कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सरफेस। मैंने आपको बता दिया कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्वस ग्राउंड सरफेस पे कंसिस्ट होता है, विच कंटेन अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड अदर इंक्लूजन सच एज इनसोल्यूबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। कहने की बात है, कहते हैं कि अगर हम सेल के अंदर जो मौजूद साइटोप्लाज्म है उसकी बात करें तो साइटोप्लाज्म वो कहते हैं कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और कहते हैं कि ना सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं बल्कि उसके साथ साथ कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी मौजूद होती हैं। और वो इंक्लूजन्स कौन है बेटा, वो कहते हैं कि कुछ इनसोल्यूबल वेस्ट होता है और कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो हमने यहाँ जो है वो सेकेंड पॉइंट में साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात की कि लिक्विड जो है वो सरफेस होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं जो आपने पढ़ा होगा फ्लोट करती हैं। जैसे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेली है जो बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं, और कुछ इंक्लूजन्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं जो मैंने आपको बता दी।
बेटा इसके साथ साथ ये सारे जो पॉइंट है ये भी सारा पॉइंट उसकी कंपोजिशन में आ जाता है। सबसे पहले है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है बेटा? सोल्यूबल पार्ट और द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म हमने कहा था कि बिल्कुल लिक्विड नहीं होता, इसमें हमने कहा कि सेमी जो है वो लिक्विड। सेमी लिक्विड का मतलब कि ये गाढ़ा होता है, बिल्कुल ही फ्लूइडिश मटेरियल नहीं होता। तो कहते हैं कि जो सोल्यूबल पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, उस सोल्यूबल पार्ट को जो हल हो जाता है या जिसके अंदर मटेरियल हल हो जाते हैं उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। और इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात करें तो हमने कहा कि ये वो होते हैं जिनमें इनसोल्यूबल वेस्ट आ जाते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब बात आती है इनसोल्यूबल वेस्ट कौन से होते हैं बेटा? बायो केमिकल्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कुछ पिगमेंट्स होते हैं बेटा जैसे मेलानिन पिगमेंट है। तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स जो है वो बेटा इनसोल्यूबल होते हैं और ये हल नहीं होते। जब ये इनसोल्यूबल होते हैं, हल नहीं होते, तो बेटा ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो यही वजह है कि ये जो कुछ इनसोल्यूबल वेस्ट या जो मैंने कुछ बायोकेमिकल्स की आपकी एग्जांपल दी, ये साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में ऑर्गेनेलीज का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप फैक्टर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल के ऑर्गेनेलीज, जैसा कि आपको पता है कि जी माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपने देखा होगा कि राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं, उसके बाद आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम है। ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करते हैं। यही वजह है कि ये कंपोजिशन में भी इनका जो है वो नाम आता है। उसके बाद केमिकली बात करें तो साइटोसोल है। अगर हम उस सोल्यूबल पार्ट की बात करें साइटोप्लाज्म की, तो वो कहते हैं कि साइटोसोल के अंदर 90% वाटर होता है। 90% बेटा वाटर होता है। उसके अलावा जो है वो 10% आप कह सकते हैं कुछ इनसोल्यूबल वेस्ट या फिर स्टोरेज प्रोडक्ट्स उसमें आ जाती हैं। उसके अलावा सोल्यूशन के एक जो है वो पॉइंट आपकी बुक में डिस्कस किया, वो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म की बात करें तो इट फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये एक सोल्यूशन बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक सोल्यूशन उनको बोलते हैं, और जो जिसमें तमाम फंडामेंटल यूनिट्स के जो है लाइफ गुजारने के तमाम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स उस साइटोप्लाज्मिक सोल्यूशन में जो है वो मौजूद होते हैं। आई होप आपको पहली स्लाइड क्लियर होगी। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और वहाँ हमने दो सोल्यूशन के डिफरेंस देखने हैं। सबसे पहले ट्रू सोल्यूशन एंड द अदर वन इज कोलाइडल सोल्यूशन। पीछे जो है वो हम सोल्यूशन देखा, तो अब जो है वो सोल्यूशन वाला पॉइंट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक कुछ सोल्यूशंस होते हैं। अब उन साइटोप्लाज्मिक सोल्यूशन में भी बेहतर दो डिवीजन आ जाती है। सबसे पहला जो है वो उसको हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, दूसरे को कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, तो बेटा अब जैसे आपको फॉर एन एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लो कि पानी है और उसमें आपने चीनी हल की, या पानी है और उसमें आपने नमक हल किया, तो आपको पता है वो पूरी तरह से उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप अगर कुछ चीज़ डिजोल्व करें तो वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए, उसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो कहते हैं कि ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन में फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। तो काफ़ी सारे स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ग्लूकोज आ जाता है, सम अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं बेटा, सोल्यूबल प्रोटीन्स आ जाती हैं, कुछ सोल्यूबल साल्ट्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, और वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होने के बाद ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ हल हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ हम देखेंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशन में भी वो कहते हैं कि कुछ सोल होता है और कुछ जेल बनाते हैं। सोल कहते हैं नॉन विस्कस, मतलब जो इतना गाढ़ा नहीं होता, और जेल कहते हैं कि वो जो कोलाइडल सोल्यूशन में जो हमने लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात की, तो वो विस्कस जो है वो गाढ़ा मटेरियल वहाँ साइटोप्लाज्म का बना देते हैं। अब अगर हम डिवीजन की बात करें ना, तो बेटा जो हमने कहा कि न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है ना, न्यूक्लियस से लेके बाहर वाली जो बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद होता है। तो कहने की बात ये है, कहते हैं कि जो जेल लाइक मटीरियल है ना, जो जेल लाइक साइटोप्लाज्म है, या जो आप कह सकते हैं विस्कस गाढ़ा जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ साथ मौजूद होता है। उसके अलावा जो हमने नॉन विस्कस या सोल की बात की बेटा, वो दूर होता है, बिल्कुल पेरिफेरल एरिया पे जो है वो मौजूद होता है। मतलब कि पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ सेल आर ओपन लाइक अ जेल। जो पिछले जो आप कह सकते हैं कि साइड सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब करीब एरिया होता है, उसको हम पेरिफेरल एरिया बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो वहाँ जो है वो हम कहते हैं कि नॉन विस्कस मटीरियल वहाँ मौजूद होता है, वहाँ नॉन विस्कस साइटोप्लाज्म होता है, जेल लाइक मटीरियल जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। उसके अलावा मैं यहाँ डायग्राम आपको मेंशन कर दूँ, ये आप देख सकते हैं, उन्होंने सेल की एग्जांपल दी है, सेल दिखाया आपको, पीछे सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में आप न्यूक्लियस देख सकते हैं।
रखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें आपको बता दी, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोसोल है, उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है। और अब आपको प्रोटोप्लाज्म बता रहे हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये कुछ साइटोप्लाज्म की डायग्राम है। उसके बाद जो है वो बेटा हमने देखना है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने देखा यहाँ तक कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म की हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे। अब हमने जो है वो मेन स्लाइड एक्चुअली मेन पॉइंट हमने डिस्कस करना है, वो है कि फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का। बेटा साइटोप्लाज्म जो है वो एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस करता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका यही होता है कि ये एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज आउट ऑफ वाइटल केमिकल्स। बहुत सारे जो वाइटल इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं ना, साइटोप्लाज्म उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आपने एक केमिकल रिएक्शन देखा होगा जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है और वो जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये जो सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसके लिए ये साइट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी अक्कर होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने आपकी बुक में मेंशन की ग्लाइकोलाइसिस की। उसके अलावा जो है वो हमने स्लाइड डिस्कस करनी है अपनी नेक्स्ट, और उसमें भी हमने कुछ फंक्शंस डिस्कस करने साइटोप्लाज्म के। बेटा साइट ऑफ एनाबोलिज्म के साइटोप्लाज्म में एनाबोलिज्म की साइट भी है। क्यों? क्योंकि बेटा एनाबोलिज्म, अब टर्म समझने वाली है, वो ये है कि एनाबोलिज्म क्या होता है। बेटा एनाबोलिज्म होता है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉलर वन। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं और जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म कहते हैं। इसी तरह कैटाबोलिज्म आपने पढ़ा होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन, उनको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में एनाबोलिक रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। सिंथेसिस ऑफ many substances such as आपकी बुक में लिखा हुआ है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड अकर इन साइटोप्लाज्म। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शन है बेटा एनाबोलिक रिएक्शन, ये आपकी साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो रहे होते हैं, ये अक्कर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली आपने देखा होगा साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल ऑर्गेनेली सच एज आपकी बुक में मेंशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया एंड सेंट्रियोल्स की। ये सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनेलिज्म उनको भी अपने अंदर जो है वो आप कह सकते हैं स्टोर करते हैं या अपने अंदर मौजूद रखते हैं। उसके बाद बेटा हमारी आज की लेक्चर वीडियो का लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है और वो है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। बेटा आपने साइटोस्केलेटन भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि साइटोस्केलेटन में आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट के टर्म्स देखा होगा। तो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में कुछ साइटोस्केलेटन्स भी मौजूद होते हैं और साइटोस्केलेटन का काम ये होता है कि वो मोटर प्रोटीन्स के साथ मिलके जो साइटोप्लाज्म है उनकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट करवा रहे होते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनकी जो साइटोस्केलेटन है वो उनकी शेप को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म की शेप को। और जो जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनको फ्लोट करवाने में जो है वो हेल्प करती हैं मोटर प्रोटीन्स। तो साइटोप्लाज्म का जो है वो साइटोस्केलेटन का फंक्शन है कि द साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप एंड हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेली। कि जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो आपने सुना कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। तो ये जो साइटोस्केलेटन है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, तो ये जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट करवाने में सेल ऑर्गेनेलिज की। और फिर जो है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म में होने के बाद डिफरेंट अपने जो है वो रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने साइटोप्लाज्म को जो है वो डिस्कस किया। सो लेट्स क्विकली रिव्यू द होल लेक्चर। आज हमने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने आपको बताया साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। तो उसके बाद हमने बात की कि बेटा ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर हमने कहा कि जी ये सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है। और इनके साइटोप्लाज्म की अगर हमने कंपोजिशन की बात की तो हमने कहा कि जी इनमें 90% जो है वो वाटर होता है जिसको साइटोसोल बोलते हैं। फिर हमने कहा कि इनके अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलिज फ्लोट कर रही होती हैं। फिर हमने इनके सॉल्यूशंस पढ़े, हमने कहा कि जी ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं साइटोप्लाज्म में कि जी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो जाते हैं उनमें हमने कहा कि जी साइटोप्लाज्म ये भी एबिलिटी रखता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। कुछ हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाए। फिर हमने देखा कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक भी है, कहीं कहीं नॉन विस्कस भी है, वो अक्रंस देखी। फिर लास्ट पे भी हमने देखा कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन में हमने कहा जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोरेज हाउस के तौर पे एक्ट करता है। फिर हमने कहा ये साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। फिर हमने देखा साइट ऑफ एनाबोलिक प्रोसेसेस है। फिर हमने देखा कि जी ये सेल ऑर्गेनेलिज को जो है वो अपने अंदर मौजूद रखता है। उसके साथ साथ हमने साइटोस्केलेटन का रोल देखा कि साइटोस्केलेटन ना सिर्फ साइटोप्लाज्म की शेप को मेंटेन करता है बल्कि उसके साथ साथ वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। किनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है? सेल ऑर्गेनेलिज को जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होने के बाद वहाँ फ्लोट कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट
टुडेज लेक्चर वीडियो। मैंने आपको क्विकली इसका ओवरव्यू भी दे दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल जो है वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर वीडियो में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।